नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह। सीएपीएफ 2019 की असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में मैंने ऑल इंडिया रैंक 53rd स्कोर की है। इसके अलावा मैंने सीडीएस 2020 का एसएसबी भी दिया है और सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में भी शामिल हुआ हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा अपने बेसिकली बैकग्राउंड के बारे में। तो मैं उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद से बिलोंग करता हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा जो कि ग्रेजुएशन के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से हुई है। मेरा जो सब्जेक्ट स्ट्रीम रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी रहा है। और मैं आज इस परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज जो मुझे लगता है आपको काफ़ी सहायक हो सकती हैं, वो मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। तो जहां तक इस परीक्षा का सवाल है, तो कुछ प्रश्न हमारे मन में उठना लाजमी है। जैसे पहला प्रश्न होता है, क्या इस परीक्षा को प्रथम प्रयास में क्रैक किया जा सकता है? क्या कोचिंग इसके लिए आवश्यक है? और माध्यम का कितना रोल है, हिंदी या अंग्रेजी माध्यम का कितना रोल है? तो पहली चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरा ये प्रथम प्रयास है इस परीक्षा में, और प्रथम प्रयास में ही मैंने सफलता हासिल की है। और मैंने कोचिंग भी इसके संदर्भ में कोई नहीं की है। तो कहने का मतलब ये है, जो जहाँ तक मेरा अनुभव है, कोचिंग कोई कंपलसरी नहीं है। और ये भी मायने नहीं रखता आपका कि प्रथम प्रयास में आप हैं कि सेकंड प्रयास में आप सब में इसको क्रैक कर सकते हैं। यानी कि कोई ऐसी विशेष बात नहीं है कि ये काफ़ी कोई पंचवर्षीय योजना जैसी परीक्षा नहीं है। आप अच्छे से अगर प्रयास करते हैं तो प्रथम प्रयास में ही अच्छे से आप हासिल कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है कि माध्यम कितना महत्वपूर्ण है। तो माध्यम जहाँ तक मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी दो माध्यम के छात्र इस परीक्षा को देते हैं। तो माध्यम को अभी हम जैसे इसको परीक्षा की स्ट्रेटजीज को ब्रेक करेंगे, उसके साथ ही देखते चलेंगे कितना महत्वपूर्ण है। तो इस परीक्षा को देखा जाए, ये परीक्षा मुख्यतः 3 चरणों में होती है। पहला रिटन एग्जाम आपका होता है, फिर दूसरे में आपका फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और थर्ड पार्ट में आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है। रिटन एग्जाम आपका 2 पार्ट में होता है, 200 मार्क्स का सेकंड पेपर और 250 मार्क्स का फर्स्ट पेपर। तो हम ऐसे करके इसकी स्ट्रेटजी को ब्रेक करेंगे। तो रिटन एग्जाम को जो पेपर 1 है, इसमें आपका 2 मार्क्स के 125 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 250 मार्क्स के। इसमें बेसिकली आपका जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसे सारे इवेंट्स आती हैं। इसके लिए तैयारी कैसे की जाए, ये चीज़ देखा जाए। तो इसकी तैयारी के लिए अगर हम देखें तो तैयारी को इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्टैटिक पोर्शन आपका होता है और दूसरा करंट पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के लिए जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि जैसे आपका सारी एनसीईआरटीज़ हो गई, उसको पढ़ लेंगे। इसमें भी एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो आपका जनरल साइंस पोर्शन है, यानी 6th लेके आपका 10th तक एनसीईआरटीज़, अच्छे से उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते हुए अच्छे से उसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। और बाकी सारी चीज़ें, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, इसको भी आपको एनसीईआरटी के माध्यम से अच्छे से तैयार करते रहना है। और जो करंट, ये तो रहा स्टैटिक पोर्शन। जो इसमें सेकंड पार्ट आपका है करंट पोर्शन। करंट पोर्शन के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत कंपलसरी हैं, डेली न्यूज़पेपर्स आपको करने हैं। और उसके बाद जो है आपकी इन न्यूज़पेपर्स का आप प्रयास हो सके तो आपका हैंड रिटन नोट्स हो, ताकि आप बाद में परीक्षा के समय इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। और इसके साथ ही आप एक मंथली मैगजीन लें, और मंथली मैगजीन आपको बार बार सेकंड रिवीजन कराती रहेगी करंट इवेंट्स का। उसके बाद आपको परीक्षा के समय एक ईयरली मैगजीन रहेगी आपकी, जो मतलब आपका 3 टाइम्स रिवीजन एक तरह से हो जाएगा। यानी कि आपका डेली रिवीजन न्यूज़पेपर से हो जाएगा, और मंथली रिवीजन आपका मैगजीन से हो जाएगी, और एक ईयरली कंपाइलेशन, चाहे आपका वो हैंड रिटन नोट्स हो या फिर कोई ईयरली मैगजीन हो, उससे हो सकता है। तो मतलब हर करंट इवेंट्स आपके नज़र के सामने से 3 बार मिनिमम टाइम्स जाए, तो आपकी प्रिपरेशन करंट के लिए भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो ये रहा बेसिकली पेपर 1 की स्ट्रेटजी जो हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही टेस्ट पेपर्स बहुत ही कंपलसरी हैं। आपको जितने मल्टीपल टेस्ट पेपर जितने पॉसिबल हो, 10, 15, 20, 30 जितने आप कर सके उतना ही करेंगे। उससे क्या होता है, आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलता है। कि जैसे कभी कभी आपको होता है कि आप एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं जानते हैं, लेकिन आप स्ट्रेटजी से, एलिमिनेशन मेथड से उस आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो जैसे आप अगर ये प्रैक्टिस किए हुए टेस्ट पेपर्स का, तो आप एलिमिनेशन मेथड वगैरह इन सब चीज़ों को अप्लाई करके काफ़ी आंसर्स तक ऐसे ही पहुंच सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए पेपर 1 में, ये भी एक प्रश्न उठता है। तो आपको ये चीज़ देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए बेसिकली। तब भी अगर अच्छा स्कोर आपको करना है, जस्ट क्वालिफाई करना है, तो फिर ये इशू हो जाएगा। लेकिन आपको अगर अच्छा फाइनल सिलेक्शन लेना है तो मोर देन 85 क्वेश्चंस आपको 125 में अटेम्प्ट करना है, 90 के अराउंड, ताकि अगर आपका कट मार्क्स, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कटने के बाद भी आप सेफ जोन में रहें। और उसके साथ ही ये भी मेरिट काफ़ी हेल्प करेगी आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में। अब हम अगर बात करें तो जो पहले चरण की पार्ट 2 एग्जाम है, रिटन, जो आपका सेकंड मीटिंग होता है पेपर 2, तो पेपर 2 में आपका, इसमें भी आपका 2 पार्ट होता है।
पहला पार्ट जो आपका रहेगा ऐसे में रहेगा, ये बाइलिंगुअल होता है। तो ऐसे लिखना है। ऐसे के लिए मैंने क्या किया था, ये आपका मैं वीकली जो टॉपिक्स थे मैं प्रैक्टिस करता था और वीकली एसेज लिखता था और जो अपना मतलब सेल्फ एनालाइज करता था और एक रिदम है कि नहीं है उसमें। जैसे इसमें सीधी बात है 3 पार्ट्स में ऐसे हो सकता है, इंट्रोडक्शन, उसका कंटेंट, उसके बाद उसका जो है कंक्लूजन टाइप का ऐसे। लेकिन ऐसी हेडिंग आपको नहीं डालना है। इंट्रोडक्शन में आप छोटी सी एक स्टोरी से बिगिन कर सकते हैं और उसका कंक्लूजन कोई कोटेशन से एंड कर सकते हैं। और इसके मिड का पार्ट जैसे आप चीज़ों को है, जो आपका ऐसे है उसको आपको सेटिस्फाई करना है पहले, तो टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी हम टॉपिक को पढ़ के अपने मन में एक परसेप्शन बना लेते हैं और उस परसेप्शन के अकॉर्डिंग ही ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि वो टॉपिक उस एंगल से कोई दूसरा जो है डायमेंशन पे हम चले जाते हैं कभी कभी। इसलिए हमेशा हमको ऐसे के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है और सबसे पहले उसको जस्टिफाई करते हुए कुछ कॉन्टेंट्स या कुछ तथ्य हमको उसके सामने पेश करने हैं, ताकि मैं उसको जस्टिफाई कर सकूं कि ये ऐसे हमारा जो टॉपिक कह रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लेंगे वीमेन इन क्राइम्स, मतलब वीमेन रिलेटेड क्राइम्स कितने हैं, तो हम जो है बिगिनिंग में ही, इंट्रोडक्शन में ही उसके वीमेंस एनसीआरबी का डाटा एक यूज़ कर सकते हैं कि इतने इतने % क्राइम बढ़ा है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे करके हम सबसे पहले उस जस्टिफाई कर देंगे उस स्टेटमेंट को। उसके बाद हम एसेज को पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ऐसे को भी कई पार्ट्स में कर सकते हैं, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऐसे करके मतलब उसको ब्रेक कर सकते हैं, ताकि एक रिदम बना रह सके। जैसे मुझे याद है जब 2019 की परीक्षा में एक ऐसे आया था कि जो मतलब हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, तो उसको मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बांट दिया था कि जैसे कैसे आपका नेहरू टाइम में कैसे हमारी डेमोक्रेसी चल रही थी, फिर इंदिरा टाइम में, फिर कोलिशन गवर्नमेंट था उस टाइम में कैसे चल रही थी, फिर उसके बाद यूपीए, फिर उसके बाद एनडीए। तो इस टाइप में मैंने ब्रेक करके उसके सारे प्रोग्राम, सारी इवेंट्स क्या हुई थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, ऐसे करके मैंने ऐसे बांट दिया था। तो इससे क्या है, आपका ऐसे का रिदम भी बन जाता है और पूरा आपका मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक ऐसे में एक लिंक रहता है। ये चीज़ हो गया। तो जैसे मुझे याद है कि 2019 के जो पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने एक ऐसे लिखा था, डेमोक्रेसी के रिलेटेड समथिंग था, तो उसमें मैंने उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को अपनाया था। उसमें जैसे बताया था मैंने कि कैसे नेहरूवियन टाइप में डेमोक्रेसी काम करती थी, क्या क्या चीज़ें चैलेंजेस थे हमारे, जो आपकी 5 ईयर प्लानिंग वगैरह का प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया वो कैसे काम किया, क्या चैलेंजेस थे, क्या अचीवमेंट्स थे। फिर इंदिरा गांधी के टाइम में क्या हुआ, जो आपके सारी इमरजेंसी वगैरह लागू हुई, उसके बाद 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ऐसे सारी चीज़ें लॉन्च हुई। फिर कोलिशन एरा में कैसे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, फिर यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में और एनडीए गवर्नमेंट के टाइम में, उसको मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर करंट टाइम तक उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिलेट कर दिया। तो ऐसे में क्या है, ऐसे को पढ़ते समय एक लिंक पूरा बना रहता है, तो इस तरह ऐसे काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है। तो ये मेरी ऐसे की स्ट्रेटजी थी और ऐसे को आपको प्रयास करना है, हर वीक एक ऐसे लिखना है, तो इससे क्या आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक आइडिया मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आप ऐसे थोड़ा सा कम अच्छा लिखेंगे, लेकिन एंड तक आपको एक आइडिया अच्छा सा मिल जाएगा। अब इसमें जो पेपर 2 में सेक्शन बी होता है, इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, हम इसको देखेंगे। सेक्शन बी में आपका जैसे आर्गुमेंट राइटिंग आता है। आर्गुमेंट राइटिंग में कोई टॉपिक दे दिया जाता है, जैसे मेरे में याद आया था, मुझे याद आ रहा है कि मेरे में एक आया था कि स्कूल बैग्स या स्कूल होमवर्क जो है बच्चों को देना चाहिए, वो कंपलसरी, वो अच्छा चीज़ है कि नहीं, उसके मतलब आपके फेवर में है कि डिसफेवर में है। तो इसमें आपको मिनिमम 3 आर्गूमेंट्स तो लिखने ही हैं, 4 आर्गूमेंट्स आप लिख दें तो बेहतर होगा कि यानी कैसे जो है होमवर्क देना चाहिए बच्चों को, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये आर्गूमेंट राइटिंग, सबसे पहले आप हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे 2-3 लाइन की इसमें आर्गूमेंट के रिलेटेड में, उसके बाद फॉर और अगेंस्ट करके 4-4 पॉइंट्स लिख देंगे तो सफिशियंट होगा। ये आर्गूमेंट राइटिंग के बारे में है। और उसके बाद एक आता है रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट आपको देख लेना है, जो पेपर सेकंड में आता है। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट देख लेना गूगल से, उस फॉर्मेट को अपना के आपको प्रैक्टिस कर लेना है। रिपोर्ट राइटिंग में एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो कंटेंट है हमारा, जैसे कि हम अभी देख लें करंट इवेंट देख लें, जो हमारा उत्तराखंड में ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आए हैं, तो इसमें कैसे हमको रिपोर्ट मान लीजिए लिखने को आ जाती है, तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले ही जो आपकी इवेंट है, जो पहली ही लाइन रिपोर्ट की होगी, वो पूरी इवेंट को डिस्क्लोज कर दे। जैसे कि बता देंगे हम पूरी कि जो है उत्तराखंड में जो बाढ़ है इससे इतने लोगों की क्षति हुई है और काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है और ये चीज़ काफ़ी गंभीर है। तो पहली ही लाइन में हम रिपोर्ट के पूरे कंटेंट को एक तरह से कह लेंगे, शॉर्ट में एक्सपोज कर देंगे। उसके बाद हम उसको सारी इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से फॉलो करेंगे, कैसे क्या हुआ, जैसे उसमें मतलब
क्लाइमेट चेंज का क्या इशू है, क्या लोग कह रहे हैं, और सब चीज़ें ऐसे करके रिपोर्ट लिखेंगे। और रिपोर्ट राइटिंग का हमें एक अच्छा आइडिया मिल सकता है। जब हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो हर न्यूज़पेपर का आर्टिकल होता है, जो आपका न्यूज़ आर्टिकल होता है, वो भी एक बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग के ही फॉर्मेट में होता है। तो जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उसको रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे रिपोर्ट लिखना है। यानी रिपोर्ट के पहले ही कंटेंट में स्टार्टिंग पार्ट में आपका रिपोर्ट का जो मेन कंटेंट है उसको बता देना है। उसके बाद उसी कंटेंट को आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है पूरे रिपोर्ट में। उसके बाद प्रेसी राइटिंग भी आता है इसमें सेकंड पेपर में। प्रेसी राइटिंग क्या है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन जैसा दे देंगे, उसका लगभग 1/3 में आपको मिनिमाइज करके सेम स्टोरी सेम मैसेज के साथ लिखना होता है। तो प्रेसी राइटिंग को हम कैसे वर्क करेंगे, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस का कार्य है। तो प्रैक्टिस कैसे करेंगे प्रेसी राइटिंग हम की जो है लिख सके अच्छी, तो उसमें हम प्रेसी को पढ़ते समय, जो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते समय कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाएंगे और देखेंगे कोई भी पोर्शन मिस नहीं हो रहा है। तो उन कीवर्ड्स को जोड़ते हुए हम जो कंजंक्शन वर्ड्स हैं या फिर जो आपको लगता है अननेसेसरी वर्ड्स हैं या फिर दो कोई सेंटेंस उसको कंपाउंड सेंटेंस बना के उसको सॉर्ट किया जा सकता है, तो ऐसे करते हुए हम उनको बॉक्सेस में प्रेसी राइटिंग का प्रयोग करेंगे। 1/3 में हमको लिखना होता है ये चीज़। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसको उस पर बेस्ड हमको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन से लगभग जो आंसर्स होते हैं डायरेक्ट डिराइव्ड हो जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन को बहुत धैर्य से पढ़ना है, उसकी क्या मीनिंग है एक बार जब हमको आइडिया लग जाता है उसके बाद हम उसको डायरेक्ट क्वेश्चंस को आंसर ढूंढ सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर एक ग्रामेटिकल पोर्शन आता है, उसमें आपको कुछ चीज़ आती है जैसे क्वेश्चन टैग वगैरह हो गया, वॉइसेस चेंज करना, एक्टिव वॉइस में दिया रहेगा उसका पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, डायरेक्ट दिया रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना है, प्रीपोजिशंस को फिल करना है या प्रोनाउन को फिल करना है या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना है या फिर सेंटेंस करेक्शन जैसा ऐसा कुछ आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ग्रामेटिकल पोर्शन में आ जाती हैं। तो ग्रामेटिकल पोर्शन आपका अगर वर्क कर लेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ रहा पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रेटजी देखेंगे। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर लगभग पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर 450 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। यानी काफ़ी हद तक आपका सिलेक्शन यहाँ से काफ़ी हद तक ये डिसाइड कर देता है अगर आपने अच्छा स्कोर किया है। जस्ट आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है तब तो आप मतलब ऐसे गेम खेल सकते हैं, अन्यथा आपको अच्छा स्कोर इसमें कर लेंगे तो आपको आगे काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। अब हम देखेंगे इस परीक्षा के सेकंड पार्ट आपका जो है इस परीक्षा का वो फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशंस है। तो फिजिकल एग्जामिनेशंस में आप जैसे देखेंगे जो उसका आपका नोटिफिकेशन उसमें आपका हाइट, चेस्ट, वेट ये सारी चीज़ें आपका बता दिया है, वो सब चीज़ आप देख लेंगे, वो तो नेचुरल है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं जो भी होगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे रेस देखेंगे तो 100 मीटर और 800 मीटर की रेस होती है जो उसका टाइम लिमिट होता है। 100 मीटर रेस के लिए 16 सेकेंड मेल्स का और 18 सेकेंड फीमेल्स का होता है और 800 मीटर्स के लिए 3 मिनट 45 सेकेंड मेल्स के लिए होता है और जो है आपका 4 मिनट 45 सेकेंड फीमेल्स के लिए होता है। शॉर्ट पुट होता है, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक, वो भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा इशू लॉन्ग जंप में आता है, लॉन्ग जंप में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कोई अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड आपके आसपास हो तो थोड़ा लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर ले। इसमें 3 अटेम्प्ट मिलता है, इसमें बच्चे काफ़ी बाहर होते हैं, तो ये चीज़ आपको लॉन्ग जंप में काफ़ी विशेष ध्यान देना है और रेस के लिए हल्की से प्रैक्टिस करना है सामान्य रूप से, ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन था। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी नॉर्मली अगर आप फिट हैं तो आपको कोई इशू नहीं है, फिर भी अगर आपको कोई इशू होता है तो वहाँ आपको रीमेडिकल भी देते हैं। तो आप उसके बाद जो है किसी डॉक्टर से सर्टिफाई करके आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी आप आराम से क्लियर कर सकते हैं अगर कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है तो ये आपका सेकंड एग्जामिनेशन का सेकंड चरण था, द्वितीय चरण था। जो तृतीय चरण की बात हम करेंगे वो आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है। तो पर्सनालिटी टेस्ट आपका 150 मार्क्स का होता है। इसको कैसे तैयारी करें हम, तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपका जो ध्यान देने की बात है कि जैसे करंट इवेंट्स आपको अच्छे से देख लेना है। आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है इसमें नेम आपका क्या है, जैसे आपके नाम का मतलब क्या होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है या बर्थ ईयर क्या है। तो जैसे उसमें मान लीजिए आपकी बर्थ ईयर 1996 है, 1998 है, तो उस 1998 ईयर में आप कौन सी सिग्निफिकेंट इवेंट्स आई थी, ये सारी चीज़ें हैं। और करंट इवेंट्स आपको डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़े अच्छे से कवर करना है। उन पे हर चीज़ में फॉर अगेंस्ट क्या उचित है अनुचित है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो आपका एजुकेशन टाइम में ग्रेजुएशन में या फिर पीजी में या फिर जो इससे पहले आपका जॉब एक्सपीरियंस है उसके संबंधित में क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तो एंशिएंट हिस्ट्री से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जैसे अशोका से, और हॉबीज से भी क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि मैंने जैसे ही मतलब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने शुरू में ही पूछ लिया था, मैंने हॉबी में अपने कुकिंग डाला था, तो उन्होंने पहला ही प्रश्न उनका था कि आपने सुबह नाश्ते में क्या लिया है, तो मैंने बताया उसको कि मैंने
मैगी सर नाश्ते में, मतलब मैं सुबह लिया था। तो आपने अपने आप से बनाया था या कैसे? तो मैंने बताया सर मैंने अपने आप से बनाया था। तो कहने मतलब जो आप हॉबी लिखे हैं उससे भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आ सकते हैं, एक आप प्रिपेयर किए रहिएगा अच्छे से। इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी डैप में मेंशन किया उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और संभावनाएं होती हैं पूरी आ सकते हैं। जैसे मेरा एनसीसी था इसके अलावा, तो एनसीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे, ये चीज़ें हैं। तो आपको इसके अलावा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए आपको एक मॉक इंटरव्यू जरूर देने हैं। मॉक इंटरव्यू से क्या आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो 3-4 मॉक इंटरव्यू मिनिमम आप दे लीजिए, उससे 5-6 जो भी आप दे सकें, मिनिमम 3 इंटरव्यू तो मॉक दे ही लीजिएगा। और वहाँ पर भी इंटरव्यूअर जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको सबसे पहले जैसे आप रूम में एंट्री करेंगे आपको कंफर्टेबल करते हैं, बताएंगे वो कि ये जो इंटरव्यू है ये एक डिस्कशन फॉर्मेट में है, कोई ऐसा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले आपको नॉर्मलाइज करेंगे तो आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। आराम से इसको लाइटली डिस्कशन के मोड में लेना है, हल्की सी स्माइल देते हुए, तो चीज़ें इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रही जो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब एक क्वेश्चन जो और आता है कि मीडियम का कितना रोल है। इंग्लिश मीडियम जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा फेवर मिलता है या हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं। तो इसको हम एनालाइज करेंगे तो हम आइडिया ले सकते हैं कि हिंदी मीडियम के बच्चों को भी निराश होना नहीं है। हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन जो मैं जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहाँ पर हिंदी का काफ़ी गौरव माना जाता है। हिंदी भाषा को काफ़ी गौरव रूप से लिया जाता है, गर्व के रूप से लिया जाता है। तो अगर हम इसको पेपर को ब्रेक करें तो देखेंगे हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। जैसे कि पेपर 1 है आपका, पेपर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं। उसमें तो हिंदी और इंग्लिश का कोई विभेद होने का संभावना ही नहीं है। उसमें 250 मार्क्स आपके जो आपके नॉलेज के बेस मिलेंगे, चाहे आपका माध्यम हिंदी हो या इंग्लिश हो। पेपर 2 में थोड़ा सा चैलेंज आता है जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए, वो ऐसा है कि जैसे आप देखेंगे जो उसमें भी थोड़ा सा आप देखेंगे, उसको भी ब्रेक करेंगे तो 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में जो आपको 4 एसेज लिखने होते हैं, 20 मार्क्स के 4 एसेज यानी 80 मार्क्स के, वो आपका हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मीडियम का इशू खत्म हो जाता है। लेकिन जब इसमें पेपर 2 में पार्ट 2 में जाते हैं, पार्ट बी में हम जाते हैं, तो उसमें रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, ये तीनों चीज़ें इंग्लिश में करनी होती है। तो ये आप इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर आप डेली प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा इसके लिए, इससे भी आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आप बहुत तंग नहीं हैं, वोकैबुलरीज मेंटेन करिए और ग्रामर अच्छे से कर लीजिए, इतने में हो जाता है। तो कहने का मतलब ये देखिए, आपका जो पेपर 1 का 250 मार्क्स का है वो उसमें मीडियम का कोई इशू नहीं है। पेपर 2 में भी पार्ट ए का जो 80 मार्क्स का है उसमें भी मीडियम का कोई इशू नहीं है। और इंटरव्यू जो 150 मार्क्स का होता है उसमें भी मीडियम का कोई इशू नहीं है। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में इंटरव्यू दे सकते हैं। तो कहने का मतलब केवल ये है कि 120 मार्क्स का क्वेश्चन उठता है, जहाँ पर 120 में भी 25 मार्क्स के ग्रामर आता है। तो ग्रामर भी आप उसमें कह लीजिए मीडियम का कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता है। तो आपका इतने लगभग 120 में से आप 25 माइनस कर दीजिए, 95 मार्क्स का है जिसमें मीडियम रोल प्ले करता है। इसमें भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर कर लेते हैं तो आप अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। तो इसलिए मीडियम से निराश नहीं होना है, कोचिंग से निराश नहीं होना है कि मैंने कोचिंग नहीं की, मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं निकाल पाऊंगा, मैं प्रयास कर रहा हूं, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपके मन में नहीं उठने चाहिए। बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम है, बहुत अच्छे से आप हैंडल कर सकते हैं और बिना कोचिंग के अपने केवल मेहनत से आप इस परीक्षा को एग्जाम को हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ मूल मंत्र आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार इस परीक्षा में वो सारी चीज़ें लागू होती हैं। जैसे एक हमारे यहाँ प्रचलित दोहा है, करत करत अभ्यास तेज जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात तेज सिल पर परत निशान। तो अभ्यास का महत्व बहुत ज़्यादा है इस परीक्षा में भी। जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया, एक्सरसाइज टेस्ट पेपर काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, या फिर आपका फिजिकल टेस्ट है उसके लिए, या फिर इंटरव्यू के लिए आपका मॉक इंटरव्यूज़ हैं। अभ्यास आपको बहुत चीज़ ध्यान देना, एक्सरसाइज यानी कि टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करना, मॉक इंटरव्यूज़ को देना, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज यहाँ पर कीवर्ड है, आपको मेंशन करना है यहाँ पर, ये चीज़ हो गया। उसके साथ कंटिन्यूटी कि आपको डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें फॉलो करनी है, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, आपको टेस्ट हो गए, इन सब चीज़ों को डेली आपने उसमें शेड्यूल में इन्वॉल्व कर लेना है। कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते रहना, ये नहीं है कि मैं एक दिन पढ़ लिया हूँ अब थक गया हूँ मैं इसको करूँ। तो कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अभ्यास और निरंतरता 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब मैं एक जो काफ़ी एक काव्य है उससे जो प्रेरित हूँ मैं, काफ़ी मैं आपको भी इससे साझा करना चाहता हूँ, ताकि उससे ये बहुत बड़ा संदेश देता है हमको
जैसे आपने कछुए की कहानी सुनी होगी, कछुए और खरगोश की उनके बीच में दौड़ थी, तो कैसे जो है खरगोश अपने आप को बहुत तेज समझ के कुछ दूर दौड़ने के बाद सोचता है मैं थोड़ा आराम कर लूँ, मैं काफ़ी आगे हूँ। उसके बाद जब वो आराम करने के लिए रुकता है तो कछुआ आगे निकल जाता है और वो रेस जीत जाता है। तो निरंतरता और अभ्यास जो मैंने बताया वो चीज़ यहाँ पर लागू होती है। तो एक काव्य हिस्सा है, मैं इसको पढ़ना चाहूँगा आपके सामने। ये काफ़ी मुझे प्रेरित करता रहा है और इस चीज़ का सार आपको समझना है। ये काव्य आपको परीक्षा को सॉल्व करने में, परीक्षा पास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लक्ष्य तक अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, लक्ष्य तक अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन, जब प्रगति का नाम जीवन, यह अकाल विराम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि निरंतरता और अभ्यास यहाँ का बहुत ही कीवर्ड है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके अंग है। निरंतरता और अभ्यास के साथ सारी चीज़ अध्ययन करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसी के साथ मैं आपको अग्रिम परीक्षाओं के लिए शुभकामना देते हुए DKT टीम को पूरी धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।